मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क तभी होता है जब फोर्स अप्लाई हो और कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। तो एफ डॉट डी एस पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, वर्क की जो है यूनिट, उसके डायमेंशन, और उसमें 3 टाइप्स के जो है हमने कैलकुलेशन देखे थे। एक में डायरेक्ट एफ डॉट एस कर लेंगे, वो होगा जब कांस्टेंट फोर्स होगा, और कांस्टेंट फोर्स का एक एग्जांपल रियल लाइफ में है ग्रेविटी का फोर्स, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या स्ट्रिंग का टेंशन, या स्ट्रिंग का नॉर्मल रिएक्शन, ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन। तो ये सारे मोर और लेस कांस्टेंट ही होते हैं। उसके बाद अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो वेरिएबल का कैलकुलेशन अभी करेंगे, बस बताया था कि वेरिएबल फोर्स किस टाइप का होगा। तो वेरिएबल फोर्स जो है वो टी का फंक्शन हो सकता है, एक्स का फंक्शन हो सकता है, एक्स वाई दोनों का फंक्शन हो सकता है, ये सारा कुछ है। और एक अप्रोच होती है एरिया से ग्राफिकली वर्क कैलकुलेट करने के लिए। तो एक मैथमेटिकली फॉर्मूले से और दूसरा है ग्राफिकली कैलकुलेट करने के लिए। हमें यही अप्रोच माइंड में रखना है। कभी भी वर्क कैलकुलेशन आता है तो हम ऐसे ही सोचेंगे कि ग्राफ के थ्रू है या फॉर्मूले के थ्रू। फॉर्मूले के थ्रू है तो कांस्टेंट है या वेरिएबल, कांस्टेंट है अगर तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ग्रेविटी का वर्क डन बताया था, दैट डिपेंड्स ऑन चेंज इन वर्टिकल हाइट। इनिशियल पोजीशन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, फाइनल पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। और अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव है, अपवर्ड जा रहा है तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव है। इतना पॉइंट था। फिर हमने देखा था इंटरनल टेंशन का वर्क डन जीरो होता है, इंटरनल नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होता है। कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जो है वहां तक बचा हुआ था। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन होगा सर वर्क पावर थ्योरम का सर वर्क और एनर्जी का असाइनमेंट एक जगह पे है क्या? हाँ वो एक ही में है, शायद एक ही में है। यस सर। तो ये क्या है कि काइनेटिक फ्रिक्शन हम देख रहे थे, अब थोड़ा सा फोकस बढ़ाओ। आज जो है कई सारी ऐसी चीजें देखेंगे जो कि तुम्हारे काउंटर इंट्यूटिव होंगी। काउंटर इंट्यूटिव मतलब सोचोगे कुछ और, आंसर आएगा कुछ और। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस बना के रखना है। आज 2-3 चीजें ऐसी होंगी जो कि काउंटर इंट्यूटिव होंगी तुम्हारे। तो पहला तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का हम देखते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन में हम कोई सिचुएशन ले लेते हैं, कैसे क्या क्या फोर्स है वो नहीं है, बस ऐसा एज्यूम किया कि बी को हमने पुल किया किसी फोर्स से और ए उसके रेस्पेक्ट में स्लिप कर रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन को एक्ट करना है, मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग होना है। तो इसमें क्या कर लेते हैं कि इसमें उसको स्लिप करा दिया, और जो प्लैंक की लेंथ है उस प्लैंक की लेंथ को एल एज्यूम कर लिया। अब मान लो ये प्लैंक जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्स किया, और ब्लॉक प्लैंक के रिस्पेक्ट में माइनस एल गई अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम देखेंगे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज एक्स माइनस एल। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, एक्स माइनस एल, एक्स माइनस एल। फ्रिक्शन की डायरेक्शन, फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है बी के रेस्पेक्ट में, जो भी बी पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर ये देखता है कि बी के रेस्पेक्ट में ए बैकवर्ड जा रहा है, ए बैकवर्ड जा रहा है, तो ए के ऊपर फ्रिक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड होगा। हाँ ये तो ड्रॉ किया हुआ है एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए एफ के। और तो बी के ऊपर जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन बी, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन बी इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ के इंटू एक्स। बी जो है एक्चुअली क्या है कि ए के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ए का डिस्प्लेसमेंट भी है कितना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये माइनस नहीं होगा ना यहाँ पे, ये जो है ये माइनस नहीं होगा। ए के ऊपर फोर्स है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ए का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, कितना, एक्स इंटू एल। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, एक्स इंटू एल, फोर्स, और दोनों पैरेलल है। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए इज इक्वल टू एफ के इंटू एक्स माइनस एल। वर्क डन बाय बी, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बी इज इक्वल टू एफ के इंटू एक्स। और ये क्या होगा, ये माइनस, क्योंकि फोर्स है नेगेटिव की तरफ और डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव की तरफ, तो ये है ऐसे। What is the total work done by kinetic friction? Total work done by kinetic friction.
वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, तो वो हो जाएगा टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इंटू एक्स माइनस एफ के इंटू एल, और माइनस ऑफ ऐड करेंगे सबको तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन होगा सिस्टम पे दैट विल बी नेगेटिव। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि चीजें रिस्पेक्ट में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लिप कर रही हैं, तो टोटल वर्क डन जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर पूछा जाए कि वर्क डन बाय दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑब्जर्वर डिपेंडेंट और नॉट, मतलब ऐसा कोई सर पूछता है। सर ये बी के केस में डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं होगा, वो जो बी के केस में, बी के तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना एक्स, बी का मतलब वहाँ पे जो लिखे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी, उसमें सिर्फ फोर्स को ही लिखा है। नहीं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्स लिखा है ना, ये एफ के इंटू एक्स, सर यस सर यस। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, और ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस। अगर कोई पूछता है कि यहां पे सर वो वर्क डन बाय बी पे नेगेटिव क्यों लगा, एक और बताइए ना। फोर्स जो है, फोर्स ऑन बी इज टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये कांस्टेंट फोर्स है, तो जो वर्क डन होगा एफ इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री, तो वो कॉस 180 डिग्री के वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो जो टोटल वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, total work done on a static friction, total work done by kinetic friction, total work done by kinetic friction is always negative, total work done by kinetic friction is always negative, हमेशा जो है नेगेटिव होगा टोटल वर्क डन। क्या काइनेटिक फ्रिक्शन कोई पॉजिटिव वर्क करता है, पॉजिटिव वर्क नहीं करता है, पॉजिटिव वर्क करता है, ये पॉजिटिव वर्क है, क्या नेगेटिव वर्क कर रहा है, हाँ नेगेटिव वर्क कर रहा है, बट नेगेटिव ज्यादा कर ले रहा है, नेगेटिव ज्यादा कर ले रहा है, इसलिए टोटल वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, कोई भी फेल होने वाला कैंडिडेट क्या पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई करता है, बट जो अदर एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज डोमिनेट कर जाती हैं पॉजिटिव वर्क को, इसीलिए नेट वर्क डन जो है वो नेगेटिव आ जाता है। उसी टाइप की सिचुएशन है स्टैटिक में, क्या है स्टैटिक में, स्टैटिक में पॉजिटिव वर्क भी हो रहा है, नेगेटिव वर्क भी हो रहा है, और दोनों इक्वल हो रहे हैं, इसीलिए हमेशा क्या हो रहे हैं, वो जीरो हो रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा जीरो होता है। टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम, किसी के ऊपर पॉजिटिव, दो तीन कंपोनेंट हैं, किसी के ऊपर पॉजिटिव किसी के ऊपर नेगेटिव, नेट जो है वो जीरो हो जाएगा। चलो ठीक है, तो काइनेटिक का क्या है, वो नेगेटिव है। अब इसमें से एक चीज, एक एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि जो भी वर्क डन होता है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉट। छोटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? वर्क डन इज अ फ्रेम वर्क डन इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, मम्मी पापा के हिसाब से जो है बहुत वर्क कर रहे हो तुम, बहुत मेहनत कर रहा है बच्चा, पता चला उधर सो रहा है। वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, डी डब्ल्यू की क्या डेफिनेशन यही है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। यहाँ पे क्या फोर्स एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, फोर्स, फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, मतलब अगर एम जी है, भाई मास अगर 2 kg का है, मान लो कि वो मास कोई ग्राउंड पे लेके रखा हुआ है, तो जो एम जी एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन, या वही सिस्टम एक्सेलरेटेड भी है, एक्सेलरेटेड भी है, ऐसा कुछ है। यहाँ पे दो ऑब्जर्वर हैं, यहाँ पे मान लो एक ब्लॉक ऐसे प्लेस्ड है किसी तरीके से, इसका मास है, तो ये एम जी इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये मान लो ऐसे मूव कर रहा है, तो या तो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर हो,
ग्राउंड वे ऑब्जर्वर हो या ये ऑब्जर्वर हो, एक्सीलेटर हो, दोनों को ये फोर्स क्या होगा, इंडिविजुअल फोर्स। इंडिविजुअल फोर्स तो सेम रहेगा ना, 10 न्यूटन है तो वो 10 न्यूटन ही होगा, वो 10 न्यूटन 20 न्यूटन तो नहीं हो जाएगा। तो जो फोर्स है, जो इंडिविजुअल फोर्स है, वो फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। 10 न्यूटन का फोर्स 10 न्यूटन ही रहेगा। 20 न्यूटन mg अगर 100 यस है तो वो mg कोई भी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा उसको 100 ही दिखाई देगा। ठीक है। नेट फोर्स चेंज होता है। जैसे कहोगे कि सर तो फिर स्यूडो वाला क्या है, स्यूडो है, अगर यहां से देखेगा तो वो स्यूडो वाला बताएगा कि नेट फोर्स 0 है, ग्राउंड वाला देखेगा तो वो कहेगा कि नेट फोर्स कुछ अलग है। बट अगर हम इंडिविजुअल फोर्स की बात करें, यहाँ पे तो हम वर्क डन नेट की वजह से तो निकाल नहीं रहे, यहाँ तो हम फाइंड कर रहे हैं किसी भी फोर्स का वर्क डन। तो ये जो फोर्स, वो फोर्स है, वो फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, बट क्या डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी। अगर ये ब्लॉक जो है 10 मीटर अगर मूव करता है राइट की तरफ, तो इसके रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या 0 हुआ? 0 0। इसके रेस्पेक्ट में क्या इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ? और इसके रेस्पेक्ट sir. में इसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी फ्रेम के ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करेगा तो एक्सीलरेशन भी डिपेंड करेगा फ्रेम के ऊपर। समझ रहे हो? एक्सीलरेशन डिपेंड करेगा तो नेट फोर्स डिपेंड करेगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स तो चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी क्वांटिटीज तभी तो हम लोग रिलेटिव पढ़ते हैं, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी। यस सर। यस सर। तो इसीलिए ये फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो किसी के रिस्पेक्ट में, इसलिए वर्क जो है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। एक ही फोर्स का वर्क डन किसी के रेस्पेक्ट में 0 होगा, किसी के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा, किसी के रेस्पेक्ट में नेगेटिव होगा, वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंडेंट है। आई बात समझ में? यस तो सर। चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ वर्क कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन है, एक रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अब यहाँ पे तुम्हें तो भाई आंसर देना है। ये हाइट है एल एच, हाइट एच, मान लो ये टॉप पॉइंट से ही आ रहा है, टॉप पॉइंट से एच हाइट से ये फॉल कर रहा है डाउन, और ये रफ सरफेस है, और ये बेस जो है वो है एल, एल है। तो ये ब्लॉक क्या हुआ, यहाँ से स्लिप करते करते ऐसे नीचे आ गया। स्लिप करते हुए आया होगा तो एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन टाइप की चीज होती है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ रिपोज इंक्लाइन प्लेन में बताया था कि जिस एंगल पे स्लिपिंग स्टार्ट होती है वो होता है एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ का जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, तभी जो है वो स्लिप करते हुए ऐसे ऐसे धीरे धीरे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, फाइंड द वर्क डन बाई ग्रेविटी, फाइंड यहाँ से यहाँ तक ये आया, फाइंड वर्क डन बाई ग्रेविटी, ये बताना है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन और वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन। ये बताना है। ग्रेविटी तो ऐसे डाउन एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है, और फ्रिक्शन जब ये स्लाइड करेगा तो डाउनवर्ड बैकवर्ड होगा, और वो नॉर्मल का जो है वो तो 0 होगा, क्योंकि इसकी जो भी स्लिपिंग है वो अलोंग द प्लेन है, और जो भी फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ध्यान से समझ लेना यस। कि ये तो बस ऐसे समझाने के लिए। तो ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट और ये नॉर्मल रिएक्शन दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे ये वर्क डन 0 एज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, एन इज परपेंडिकुलर टू ds, ऐसा बोल सकते हैं। यस तो सर। ठीक है, व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज चेंज इन वर्टिकल हाइट, चेंज इन वर्टिकल हाइट हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इनटू h। अरे ये क्या, चेंज इन वर्टिकल हाइट, हम लोग फोर्स को नहीं लेंगे?
इनिशियल हाइट, अरे ग्रेविटी का वर्क डन, ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स के Yes, वर्क sir. के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमेशा ग्रेविटी के लिए क्या देखना है, चेंज इन वर्टिकल हाइट। तो जो इनिशियल पोजीशन है वहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, फाइनल पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, और दोनों में डिफरेंस देख लो। तो यहाँ पे h का डिफरेंस है और ये mg की वजह से डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब डाउनवर्ड आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या mgh है? Yes, sir. किसी को डाउट? mgh, और ये वर्क पॉजिटिव है। व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन? वर्क डन बाय फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है यहाँ पे बताओगे? स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक। Kinetic तो negative होगा. So mine negative होगा. नेगेटिव, हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन है। डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, Yes, sir. तो ये तो नेगेटिव होगा। Yes, और sir. और ये कांस्टेंट फोर्स ही है, तो यहाँ से ऐसे हम देख लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है कुछ। अब ये डिस्प्लेसमेंट तो ये पाथ की लेंथ चाहिए मुझे, ये पाथ की लेंथ इसको बोल देता हूँ एल डैश है, एल डैश। Yes, sir. तो एल Yes, डैश sir. इज इक्वल टू क्या, एल बाई कॉस थीटा हो जाएगा, एल बाई कॉस थीटा। यस यस सर। ठीक है, हाँ sir. तो यहाँ से वर्क डन हो जाएगा माइनस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका एल डैश। काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस म्यू mgl, माइनस म्यू और mg cos थीटा, mg cos थीटा, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन म्यू इंटू एन, और यहाँ पे एल डैश इज इक्वल टू एल बाई कॉस थीटा। ये cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू mgl, माइनस ऑफ म्यू mgl। तो ये गिवन पैरामीटर के टर्म्स में हो गया माइनस म्यू mgl mgh, और ये हो गया 0। ठीक है सर। हाँ, सर यहाँ पे हम एल डैश को एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल रूट नहीं ले सकते? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल रूट ले सकते हैं एल डैश को। तो म्यू mg cos थीटा इंटू एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो cos थीटा भी रहेगा, cos थीटा भी रहेगा, और वो एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी रहेगा, है ना, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी रहेगा। तो cos थीटा को लिखोगे एल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यस सर। तो ये गिवन पैरामीटर जो है एल और एच दिया हुआ है, तो वहां से ये आ गया इसका। अब इसमें से सोचना है थोड़ा सा कि मतलब जो भी फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन किसके पाथ के लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है, जितना ज्यादा पाथ होगा, जितना लेंथी पाथ होगा, उतना ज्यादा वर्क डन होगा फ्रिक्शन का। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जो है नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव वर्क डन ऑलवेज। तो अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा है, ये इंक्लाइन प्लेन जो है वो दो पार्ट्स से बना हुआ है, दो पार्ट्स हैं इसके, डिफरेंट डिफरेंट इंक्लिनेशन के। ये एंगल जो है θ1 है, और ये एंगल जो है θ2 है, θ1 θ2, और यहां से ब्लॉक मूव कर रहा है, ये जो है ऐसे ऐसे स्लाइड होते हुए स्लो 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 स्लो। बोलने का मतलब इसलिए कि ऐसा नहीं कि फास्ट आया तो यहाँ से आया टकरा के ऐसे नीचे गिर जाए, हमेशा कांटेक्ट में है, एवरी पॉइंट पे वो कांटेक्ट में ही ऐसे आ रहा है। तो स्लो मूवमेंट बिल्कुल ऐसे ऐसे फॉल कर रहा है। मान लिया कि टोटल हाइट है h, टोटल हाइट h, और ये टोटल लेंथ है θ1 θ2। तो यहाँ से स्लोली स्लोली ऐसे ऐसे करते करते फाइनल पोजीशन यहाँ तक पहुंचा। तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि इस पार्ट में दो केसेस हैं हमारे, कि एक केस जो हमने ऐसा लिया, ये लिया, और दूसरा केस ऐसे लिया, H एंड L। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी म्यू है, यहाँ पे भी जो है म्यू ही है। तो किस केस में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा?
मतलब नेगेटिव तो होगा ही, ज्यादा नेगेटिव होगा इस टाइप का, कि इन विच केस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज मोर, मोर इन द सेंस नेगेटिव में ही, ज्यादा नेगेटिव कौन सा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन F1 इज इक्वल टू F2, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। सर H और L का वैल्यू सेम है क्या? हाँ, H और L की वैल्यू सेम है। तो दोनों में तब सेम होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन। ये लो F2 और ये है F2 में F2 इज मोर देन F1। ऐसा केस कर दिया, ये है। अब इसमें बताना है कि किसमें क्या होगा। किसमें जो है बताना है, आंसर बताना है। सेम, ठीक है भाई, चलो सोच के जो भी आंसर समझ में आए। पाथ की लेंथ के थर्ड वाला सर नीचे वाला ज्यादा वर्क करेगा ऊपर वाला। लेंथ तो इंक्रीज हो नीचे रही है वाला ना, लेंथ तो पाथ की यस सर, इंक्रीज हो रही है। यस यस सर। सर, थर्ड सर वाला नीचे होगा। वाला का नाम 2 है ना 1 है? कौन सा? ये 1 है सर, और ये 2 है। सर फर्स्ट नीचे वाला। सर ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है और ये ऑप्शन सी है। सर सी ए। सी सी, बी। एवरीवन सी भाई, सभी ए। देखो आंसर बताओ। बी। बी, तो सी लगता है। सी लग रहा है। ये लेंथ, ये तो थोड़ा सा फीलिंग आनी चाहिए ना, एज ए स्टूडेंट भावनाएं कुछ आनी चाहिए, फीलिंग की यार ये तो ज्यादा लेंथ, यहाँ से तो ज्यादा लेंथ है ही, ये तो देख के समझ पा रहे हो। शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा ना? डिस्प्लेसमेंट अबे फ्रिक्शन में कैसा डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन में अलग अलग पाथ पे जाओगे डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा तो वर्क डन सेम होगा। और यहाँ पे सर आपने बोला था जो हमें लगेगा वो आंसर नहीं होगा, तो हमें गलत लग रहा है सर। तो इसी मतलब इसी के हिसाब से सौम्यदीप इसी के हिसाब से आंसर दे रहा है लग रहा है। सौम्यदीप सोच रहा है अच्छा अच्छा, मतलब जो सोचना है वो तो होगा नहीं, तो जो नहीं सोचना है वही होगा। तो ये जो है ग्रेविटी के लिए दे देते हैं, ग्रेविटी, ग्रेविटी के लिए कौन सा होगा वर्क डन बाय ग्रेविटी? अगर ग्रेविटी के लिए ए होगा। सर 1। ए होगा। ग्रेविटी के लिए 1 फर्स्ट केस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ग्रेविटी का जो वर्क डन है वो यस चेंज सर, डिपेंड्स ऑन वर्टिकल यस हाइट। सर। बट फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में Yes, तो हम ऐसा ये है कि भाई फ्रिक्शन जो है जितना रफ सरफेस पे जो जाएगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा। तो यहाँ पे केस 2 में तो है कि पाथ Yes, की लेंथ ज्यादा है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा है, तो यहाँ पे इस केस में वर्क डन ज्यादा होगा, वर्क डन ज्यादा होगा। तो जो आंसर है, आंसर जो है F2 इज मोर देन F1, ये आंसर नहीं होगा। आंसर जो है वो यही है। ये बोलेगा यार ये क्या है यार, तो उसके लिए हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको हम दो इंक्लाइन प्लेन का कॉम्बिनेशन लेते हैं, दो इंक्लाइन प्लेन का कॉम्बिनेशन। तो इंक्लाइन प्लेन का कॉम्बिनेशन ये हो गया L1 है और ये हो गया L2 है, ये है हमारा H1 और इधर जो है ये है H2। तो इस इंक्लाइन प्लेन में अगर हम ये लॉजिक अप्लाई करेंगे जैसा हमने इस छोटे इंक्लाइन प्लेन के लिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखा था, वो हो जाएगा माइनस म्यू mgl, माइनस म्यू mgl। तो यहाँ पे अगर हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन केस 2 कैलकुलेट करते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू mgl2। ठीक है, 2 है मान लो, तो यहाँ 2 और ये 1 मार्क कर देते हैं, 2 और 1। तो म्यू जी इंटू L2 हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बराबर। इस छोटा इंक्लाइन प्लेन लेंगे तो यहाँ पे कैसे हमने ये लिखा वो लिख सकते हैं, यहाँ पे म्यू mgl, तो यहाँ पे भी यहाँ हो जाएगा म्यू mgl2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू mgl1। ये दोनों जो है कॉमन ले लेंगे तो माइनस म्यू mg L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू mgl। तो सेकंड में भी माइनस म्यू mgl आएगा, फर्स्ट में भी माइनस म्यू mgl आएगा।
यार लेकिन लग तो रहा है कि ये तो ठीक है, चलो इससे तो आ गया, लेकिन हो कैसे रहा है ये समझ नहीं आ रही बात। तो बात ये है कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे थ्रू आउट नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा mg cos थीटा mg cos थीटा, यहाँ पे mg cos थीटा 1 है, यहाँ पे जो है mg cos थीटा 2 है। ज्यादा स्टीप हो गया, cos की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम होगी, थीटा अगर ज्यादा होगा तो n की वैल्यू जो है डिक्रीज करेगी, n की वैल्यू डिक्रीज कर देगी तो फ्रिक्शन डिक्रीज कर जाएगा। तो पाथ की लेंथ तो हम इंक्रीज करा रहे हैं, बट उसमें क्या है, नॉर्मल भी डिक्रीज कर जा रहा है, ओवरऑल वर्क डन सेम आ रहा है। आई बात समझ में? इट डिपेंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के वर्क डन के बराबर है। समझ रहे हो? तो ये जो है दोनों में ग्रेविटी का तो Yes, सीधा sir. सीधा समझ में आता है, फ्रिक्शन वाला जो है थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, और इमोशंस के हिसाब से यही कोई भी टिक कर देता है जो कि गलत हो जाता है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब स्लोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वहां पे नॉर्मल डिक्रीज हो जा रहा है, उस नॉर्मल डिक्रीज होने से फ्रिक्शन भी डिक्रीज हो जा रहा है। तो लेंथ तो हम इंक्रीज करा रहे हैं, उसका लेंथ इंक्रीज करने पे पाथ बढ़ रहा है, बट फोर्स डिक्रीज हो जा रहा है, सो दैट कि टोटल ऐड होके वो सेम ही दे रहा है। तो अब इसका एप्लीकेशन जो है क्या हो जाएगा, इसका एक एप्लीकेशन अब हम समझ जाएंगे कि इंक्लाइन प्लेन पे जो भी फ्रिक्शन का वर्क डन है दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू mg इंटू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और ग्रेविटी का वर्क डन mg इंटू वर्टिकल प्रोजेक्शन, पाथ का वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो सर हाँ सर mg cos थीटा नहीं होगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2? तो लेंथ भी तो आएगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 तो ठीक है, तो यहाँ लेंथ भी तो है ना, पाथ की लेंथ भी तो आई थी। भाई cos थीटा में कहाँ हो, इस ये तो ठीक है ना, ये तो L इसकी लेंथ है, cos थीटा 1 आएगा तो यहाँ L बाई cos थीटा 1 आ जाएगा। क्यों? अबे इसीलिए तो पहले ये बताया ना, पहले तो इसीलिए ये बताया कि म्यू mg L के टर्म्स में आ गया, जिसको जो है सौम्यदीप जो है थोड़ा यस सर, यस सर। जुगाड़ लगा के आंसर दे रहा था सही, इसे सही बोला था उसने कि दोनों सेम होगा रिवर्स साइकोलॉजी के हिसाब से। तो ऐसे में मान लो हमें ऐसे दिया हुआ होगा कि ऐसा एक सरफेस है, एक सरफेस है, ऐसे टाइप का सरफेस है, और ये मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक मान लिया 2 kg का है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.1 है या 0.2 ले लेते हैं। तो दिया हुआ है कि इस पॉइंट से ए से जो है ये ऐसे ऐसे मूव करता हुआ ये ब्लॉक यहाँ पहुंच रहा है। और ये जो रफ दिया हुआ है ये मान लिया यहाँ से यहाँ तक जो है वो 10 है, 10 मीटर है। तो ये ब्लॉक इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इस पॉइंट से ऐसे जो है स्लाइड करते 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 जो है यहाँ पहुंच गया। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में ऐसे में हमें ये नहीं सोचना है कि यार ये क्या चल रहा है, ऐसे में इसका पाथ का इक्वेशन क्या होगा, लेंथ ये चाहिए या म्यू mg L करेंगे, कुछ नहीं। अगर इंक्लाइन प्लेन है, ये कोई जनरल पाथ है, तो इस जनरल पाथ को हम देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ये डिफरेंट डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन का कॉम्बिनेशन है। हर इंक्लाइन प्लेन में जो भी वर्क डन होगा दैट इज द म्यू mg इनटू प्रोजेक्शन ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब सारे ये जितने भी प्रोजेक्शंस होंगे उनको हम ऐड करते जाएंगे, ऐसे ऐसे जो है ये ऐड करते जाएंगे। तो सारे प्रोजेक्शन को ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इनिशियल है, ये फाइनल है। टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस म्यू mg इंटू L। तो ये हुआ कितना, 40 जूल। ठीक है, Yes, sir. ये बात समझ में आई। फिर कहोगे कि यार अच्छा ठीक है, ये तो चलो ठीक है, ऐसा तो समझ में आ रहा है कुछ बात कि ठीक है यहाँ तो मैच कर गया, लेकिन ऐसा जो हमें फीलिंग हो रही है कि डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे जाएंगे तो वर्क डन डिफरेंट होगा। अगर नॉर्मल से, अच्छा ये हुआ, या इसी से एक क्वेश्चन और इसी में इसी का एप्लीकेशन, अगर तुम्हें ऐसा दिया हुआ है कि कोई इरेगुलर टाइप का पाथ है, कोई भी इरेगुलर टाइप का पाथ है, ऐसे इरेगुलर टाइप का पाथ है और यहाँ पे ब्लॉक जो है वो स्लो
स्लो इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि ऐसे यहाँ से बहुत स्पीड में और यहाँ से ऐसे उड़ के चला जाए, वो सब केस नहीं। हर पॉइंट पे ये कांटेक्ट में, अगर ये स्लोली ऐसे मूव करते हुए यहाँ तक आ रहा है, और इस केस में कोई पूछा कि भाई व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो हमें ज्यादा पाथ की लेंथ के ऊपर फोकस नहीं करना है, सिर्फ यही फोकस करना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी इंटू एल। क्यों? क्योंकि जैसे वहां पे हमने 2 इंक्लाइन प्लेन लिया था, यहाँ पे हम मल्टीपल इंक्लाइन प्लेन ऐसे ले सकते हैं, और सारे इंक्लाइन प्लेन के हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्शन है उनको हम ऐड कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे भी माइनस म्यू एम जी एल वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू एम जी एच। तो ये हुआ। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है कि अगर ऐसे हैं तो वहाँ 2 डिफरेंट पाथ लेंथ होंगे, तो वहाँ सेम नहीं होगा। जैसे मान लो अगर हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में यहाँ से यहाँ कोई ए से बी अगर किसी ब्लॉक को मूव करा रहा है ऐसे, समझ रहे हो, ए या बी ऐसे मूव करा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ से यहाँ मूव करता है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर यहाँ पे 2 मीटर यहाँ पे भी, तो नेट जो वर्क डन होगा वो अलग होगा, और यहाँ पे जो है 2√2 पाथ है, इसके थ्रू वर्क डन अलग होगा फ्रिक्शन का। यहाँ मत कर देना कि काइनेटिक फ्रिक्शन का हमेशा जो है पाथ से इंडिपेंडेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, यहाँ तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ही चेंज हो गया ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ब्लॉक प्लेस्ड है और दूसरे डिफरेंट पाथ के थ्रू हम ले जा रहे हैं। एक डायरेक्ट ए टू बी लेके गए, एक बार क्या है कि पहले यहाँ से ए टू सी गए, सी से बी गए, तो इस केस में जिसमें पाथ की लेंथ ज्यादा होगी वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन ज्यादा होगा। ये मान लो हमने 2 बोल दिया, और 2 इज ग्रेटर देन F1। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों पाथ में नॉर्मल रिएक्शन सेम है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो दोनों में नॉर्मल रिएक्शन सेम है, तो दोनों में फ्रिक्शन कांस्टेंट है, म्यू एम जी है। फ्रिक्शन कांस्टेंट है तो जिसका पाथ का लेंथ ज्यादा होगा उसमें वर्क डन ज्यादा होगा, तो इसीलिए वर्क डन बाय 2 is more than work done by friction in path 1। समझ में आ गया ये? सर और एक बार बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था सर। पाथ की लेंथ यहाँ नॉर्मल रिएक्शन सेम है, नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल पाथ पे है, तो हॉरिजॉन्टल पाथ में बताओ भाई, दोनों केसेस में डिफरेंस समझ पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और दोनों में सेम और डिफरेंट क्यों हो रहा है? इंक्लाइन प्लेन में क्या हो रहा है, नॉर्मल चेंज हो रहा है, फ्रिक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। बट जब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे ही कंसीडर करेंगे तो वर्क डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में नॉर्मल कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट है, तो जिसकी लेंथ कांस्टेंट होगी ज्यादा होगी उसमें वर्क डन ज्यादा नेगेटिव होगा। क्लियर? सर ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होता है बताएगा भाई कोई, क्या होता है? अगर ऊपर से हम लाइट डालेंगे तो जो उसका शैडो बनेगा नीचे, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हाँ यस सर रिसॉल्व कर लेगा, या उसके बेस की इंक्लाइन प्लेन के जो बेस की लेंथ है। यस सर। आ गया समझ में? अगर जगे हुए हो तो कौस्तुभ, अम्लान, गौरव, यस सर। यस सर। ठीक है चलो। तो ये हुआ हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन। अब हम चलते हैं वर्क डन नेक्स्ट। वर्क डन बाय किसी ने क्या मैसेज किया भाई, सर प्लीज कौन सा क्या क्या प्लीज बताओ, ये बताया तो कि ये हॉरिजॉन्टल पे सेम क्या क्यों नहीं है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे नॉर्मल सेम है और फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए जो है वहां फोर्स कांस्टेंट होगा, तो लेंथ जिसकी ज्यादा है उसमें वर्क डन ज्यादा होगा, लेंथ जिसमें कम होगी उसमें वर्क डन कम होगा। जबकि इंक्लाइन प्लेन के केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? इंक्लाइन प्लेन में केवल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पे अकॉर्डिंगली नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो रहा है, यही तो बोल रहा हूं।
इसमें क्यों इतना दुखी हो रहे हो? ठीक है, चलो, आई होप कि समझ गए होगे इसमें। तो नेक्स्ट चलते हैं, डेरिवेशन पार्ट। डेरिवेशन, थोड़ा डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, डिराइव वर्क एनर्जी थ्योरम, ऐसा आएगा क्वेश्चन।